दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने से हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ पे हमारी जो टेरिटरी है, हमारा जो इलाका है या हमारे जो राज्य हैं उन पे कब्जा करके अपना हक जमाते बैठ जाते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आती है तो तब हिंदुस्तान में का बैकग्राउंड कैसा था, यहाँ का पॉलिटिकल सोशल माहौल कैसा था, ठीक है? राजनीतिक और सामाजिक जो वातावरण था हिंदुस्तान का वो किस हिसाब से काम कर रहा था, हम ये देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं लगभग थोड़ा एक रफ भारत का नक्शा है। हम ये देखते हैं कि अंग्रेज पहली बार जब भारत आते हैं तो यहाँ पे ये आते हैं 1651 में। ये हुगली नदी के किनारे अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है? ये इनको 6 साल 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में इनको क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर मिलता है। तो चार्टर में ये कहते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे इंग्लैंड है, तो बोलता है कि जो ईस्ट की तरफ आप जाके जो अपना व्यापार है वो कर सकते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी होती है वो इनको चार्टर देती है, इनको फरमान देती है, तो बोलती है आप वहाँ जाके अपना व्यापार है कर सकते हैं। पहले सबसे पहली फैक्ट्री अपनी बनाते हैं 1651 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे। तब यहाँ दिल्ली में जो है वो तब क्या माहौल है, यहाँ दिल्ली पे किसका राज था तब दिल्ली पे राज था मुगलों का, ठीक है? किसका? मुगलों का। और मुगलों का आखिरी जो राजा था, जो आखिरी पावरफुल राजा था, वो उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, ठीक है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक जो और मुगलों का कोई भी बड़ा राजा जो कि ताकतवर हो वो नहीं हुआ। इसके बाद छोटे-छोटे राजा हुए और वो भी आपस में ये लड़ते-झगड़ते रहे। इसके कारण क्या हुआ, जब यहाँ पे सेंटर में मुगल जो हैं वो वीक हो गए, वो कमज़ोर हो गए, तो यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे राजा थे, जैसे यहाँ पे इस एरिये में लगभग इस एरिये में थे मुगल अपने मराठा। यहाँ पे अवध का नवाब था, यहाँ पे बंगाल का नवाब था, ठीक है? यहाँ पे झांसी था और ग्वालियर था, छोटे-छोटे राज्य थे। और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसका नाम था मैसूर, जिसका राजा था टीपू सुल्तान। तो क्या हुआ कि जब सेंटर कमज़ोर हो जाता है, तो जो बाहर की ताकतें हैं, पेरिफेरी पे है, छोटे-छोटे राज्य, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अभी क्या किया कि धीरे-धीरे ये लोग अपना सिर उठाने लगे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। अब हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आ रहे होते हैं, तो उस समय हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा जो राज्य नहीं है, कोई भी पावर नहीं है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी हुकूमत कर रहा हो। छोटे-छोटे राज्य हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? अब मैंने आपको बता दी 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, उसके जो सूबेदार हैं, उसके जो ज़मींदार हैं, वो अपनी बिगिन असर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, क्रिएटिंग रीजनल किंगडम। वो अपनी अथॉरिटी दिखाना शुरू कर देते हैं और छोटी-छोटी रीजनल मतलब छोटी अपने एक लोकल किंगडम बनानी शुरू कर देते हैं। और दिल्ली जो है वो अभी एक सेंटर की तरह फंक्शन करना, सेंटर की तरह उसका जो रोल है सेंटर की तरह, वो खत्म हो जाता है। बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है? मतलब लगभग 1750 के बाद जो नई पावर थी वो इमर्ज कर रही थी, ठीक है? और उसमें जो हम देखते हैं कि ब्रिटिश बिकम ओरिजिनली स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ वो पहले ऐसे कैसे आए थे, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से आए थे। बाद में क्या है, पहले क्या वो टेरिटरी को एक्वायर करना नहीं चाहते थे, वो कहीं भी अपनी जमीन एक्वायर करके वहां पे बसना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपना व्यापार करना चाहते थे, चले जाते थे। फिर मैं आपको बताया कि सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया, इनको चार्टर दे दिया और बोला कि ईस्ट की तरफ जाके आप अपना व्यापार जो है वो कर सकते थे, ठीक है? ऐसे ही जैसे ब्रिटिश आए थे वैसे ही रॉयल चार्टर मिला, किसको मिला? पोर्तुगीज को मिला, ठीक है? डच को मिला, फ्रेंच को मिला। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी बाहर की ताकतें आ रही है। पहले इंग्लिश हो गए, इंग्लिश जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, पोर्तुगीज हो गए, डच हो गए और फ्रेंच हो गए, ठीक है? तो हमारे पास चार बाहरी ताकतें लगभग 17वीं सदी या साढ़े 1700वीं सदी के इर्द गिर्द हमारे भारत में आने लगी थी। वे आती क्यों है कि हमारे यहाँ किसका व्यापार करना है? कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव, कार्डेमम, सिनेमम, इन जो मसाले हैं और कॉटन और सिल्क है, इनका व्यापार करने के लिए ये हमारे देश में आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब कंपनी आती है तो कैसे, जो अभी हम ये जितने भी चार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, अभी हम सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ये बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी 1751 में अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? हुगली नदी के किनारे, ठीक है? उसमें वेयर हाउस होता है और एक अफसर होते हैं जिसमें कुछ सामान वगैरह रखते हैं वो बेचने के लिए, अपने ट्रेड करने के लिए। बाय 1696 कंपनी बिगन बिल्डिंग फोर्ट, ठीक है? इन्होंने क्या किया है कि 1696 ईस्वी के लगभग लगभग इन्होंने एक वहाँ पे किला बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे, जिसको आज हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है? और 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, मुगल जमींदारों को इन्होंने क्या किया, ब्राइब किया, उनको पैसा-वैसा देके 3 जो गाँव हैं उनकी ज़मींदारी इनको हो जाती है। इसको एक तो इसमें एक कालीकट होता है जो बाद में कलकत्ता जाके, जिसको हम बाद में कलकत्ता बोलते हैं।
तो इसकी जो ज़मींदारी है या मतलब उसके जो टैक्स कलेक्ट करने के राइट है, वो इनको मिल जाता है। मतलब ये जो 3 गाँव हैं, ये अंग्रेज़ों के हो गए। ठीक है? फिर उसके बाद क्या करता है कि औरंगज़ेब से इनको फरमान मिलता है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब कि सिर्फ़ कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कि हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएँगे। जैसे अगर कोई बाहर से कोई शिप आता है हमारी बंदरगाह में, ठीक है? जैसे ये देखो, यहाँ पे ये कलकत्ता में यहाँ एक कोई पोर्ट है मान लो, ठीक है? तो यहाँ चेन्नई में पोर्ट है, तो बाहर से अगर कोई शिप आता है, किसी भी कंपनी का शिप बाहर से आता है हमारी बंदरगाह के ऊपर, तो हम बोलेंगे भाई और यहाँ पे कलकत्ता है, कलकत्ता पे अगर कोई शिप आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई हम अगर हमारे देश में आपको चीज़ें बेचनी है, सामान बेचना है, तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ प्रतिशत हमारे या हमारी सरकार को देना पड़ेगा, जिसको हम इम्पोर्ट या एक्साइज़ ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ कि औरंगज़ेब ने बोला कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, कि आपके ऊपर कोई भी टैक्स, कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई भी एक्सपोर्ट एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो अभी कंपनी के लिए क्या हो गया कि फ़ायदा ही फ़ायदा। अब क्या हुआ कि फैक्ट्री तो उन्होंने बना दी, अब बंगाल में क्या हुआ फैक्ट्री से प्लासी तक, अब यहाँ पे एक लड़ाई होती है प्लासी की लड़ाई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट्री से प्लासी तक कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो अर्लियर 19th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, ठीक है? जैसे मतलब 1808-10 के या 20 के करीब-करीब ही कंपनी के बीच में, और जो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में अब क्या है कि अब मुगल राज नहीं कर रहे, अब कौन राज कर रहा है? नवाब राज कर रहे हैं, ठीक है? ये बंगाल है तो यहाँ पे क्या है, नवाब राज कर रहे हैं, अभी दिल्ली का कंट्रोल नहीं है। तो नवाब पहले किसके नवाब, बंगाल के नवाब पहले होते हैं मुर्शिद कुली खान, ठीक है? मुर्शिद कुली खान के बाद आते हैं अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब बनते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, ठीक है? और इन्होंने ये कहा कि आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, यहाँ पे किलेबंदी कर रहे हो, किले बना रहे हो, वो रोक दो, अपने जो फाइन बना रहे हो, वो भी रोक दो, ठीक है? और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी हमें धोखा दे रही है, कि कंपनी को सिर्फ़ फरमान औरंगज़ेब से जारी हुआ था कंपनी का ट्रेड करने का, लेकिन कंपनी के लोग अपना जो फ़ायदा देके अपने पर्सनल ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है? और बंगाल की जनता को जो बहुत ज़्यादा टैक्स आना चाहिए था, उसके बंगाल की जनता को फ़ायदा होना चाहिए था रेवेन्यू में, टैक्स में, वो नहीं हो रहा है, ठीक है? और इन्होंने वो क्या कहा कि ये टैक्स नहीं देते हैं, और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखते हैं नवाब को, ठीक है? उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए। कंपनी क्या कहती है? कंपनी बोलती है कि नहीं, ये जो नवाब ये कर रहे हैं और ये हमारे ऑफिसर के साथ, ये बिल्कुल अनजस्ट है, ये डिमांड सही नहीं है, और ये कंपनी के ट्रेड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और अब कंपनी क्या है कि अपना ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या गाँव खरीदने शुरू कर दिए थे, और फोर्ट बनाने शुरू कर दिए थे। अब इस चक्कर में क्या होता है कि कंपनी को तो अपना विस्तार करना है, और जो नवाब हैं वो बोलते हैं कि भाई कंपनी इलीगल तरीके से अपना विस्तार कर रही है। तो इसमें फिर इन दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन हो जाती है, मतलब आमने-सामने की लड़ाई हो जाती है, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। तो प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, अल्वील्दी खान की मौत हो जाती है 1756 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इनको बोला, कंपनी को बोला कि आपको जो सिक्के आप जारी कर रहे हो उसको और बना रहे हो उसको बंद कर दो, फोर्टिफिकेशन जो बना रहे हो, जो किले बंदी कर रहे हो उसको बंद कर दो, और उसके ऊपर आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड आप नहीं कर सकते, और आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब इसके चलते क्या होता है कि कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच बहुत ही बातचीत चलती है, लेकिन नेगोशिएशन जो है फेल हो जाती है, ठीक है? जब नेगोशिएशन फेल हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि तो नवाब क्या करते हैं, 30,000 सोल्जर लेके कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पे जो है उसकी तरफ कूच करते हैं। कंपनी के ऑफिशियल जो उसके वहाँ पे अफ़सर होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं, फिर उसको लॉक कर देते हैं। जो इंग्लिश आर्मी होती है उसके जो सिपाही होते हैं उनके बंदूकें छीन के उनको डिसआर्म कर देते हैं, और इंग्लिश की जो शिप्स हैं, अंग्रेज़ों की जो शिप आ रही होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो नदी में आगे आने नहीं देते। और उसके बाद इस तरफ मार्च करते हैं कलकत्ता की तरफ, कि अभी कासिम बाज़ार पे कब्ज़ा हो गया, फिर कलकत्ता की तरफ, कलकत्ता पे कब्ज़ा करने के लिए उसकी तरफ कूच करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि कलकत्ता का जब न्यूज़ पहुँचता है, कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है? मद्रास के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ से एक रीइन्फोर्समेंट, हाँ, उनके लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक रीइन्फोर्समेंट भेजी जाती है, ठीक है? तो वो जब रीइन्फोर्समेंट पहुँचती है, फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कंपनी आर्मी, रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी का था, तो कंपनी आर्मी को लेके आ रहा था, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वो प्लासी में आमने-सामने हो जाते हैं, ठीक है? आमने-सामने हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति है मीर जाफर, उसको ब्राइब कर देता है, ठीक है? उसको थोड़े बहुत घूस खिला देता है, बोलता है कि आप अगर मैं सिराजुद्दौला को मार देता हूँ, तो मैं आप आने के टाइम पे आपको नवाब बना दूँगा बंगाल का, आप मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलके सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। सिराजुद्दौला का जो कमांडर होता है मीर जाफर, वो उस लड़ाई में लड़ता ही नहीं, और बहुत सारी जो उसके अंडर में सेना होती है, उसको भी लड़ने से मना कर देता है। और क्लाइव ने मीर जाफर की सपोर्ट खरीद ली, और उसको ये बोला कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूँगा। जब मीर जाफर क्लाइव की तरफ हो गया, आधी सेना उनकी लड़ी नहीं, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है? और इसमें क्या हुआ कि प्लासी की लड़ाई हुई, और कंपनी की जो लड़ाई वो ये जीत जाते हैं, ठीक है?
अब कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्लासी के बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, ठीक है। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी सोच ये होती है कि भाई अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन या कि कोई टेरिटरी के ऊपर राज नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हमारा पहला गोल है एक्सपेंशन करना अपने ट्रेड का, ठीक है। फिर ट्रेड को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं कंपनी वाले, इसलिए बोलते हैं कि भाई अभी टेरिटरी के ऊपर किसी भी एरिया के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते। तो अब वो क्या करते हैं कि धीरे-धीरे छोटे-छोटे नवाब को बिठा देते हैं, जो डायरेक्टली किसी भी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं और अपने पपेट्स को या अपने कठपुतलियों को छोटे-छोटे राजाओं के रूप में राजगद्दी पे बिठा देते हैं। जल्दी ही कंपनी को ये पता चलता है कि जो उन्होंने पपेट नवाब बिठाए हैं, वो भी हमारी बात नहीं मान रहे, ठीक है। और कंपनी चाहती है कि वो अपना ज़्यादा फ़ायदा ले और जो भी हम ये जो नवाब थे हमने उनको बिठाया है वहाँ पे, वो हमारी बात माने। तो जैसे जब कंपनी अपनी मनमानी करने लगती है, तो मीर जाफ़र प्रोटेस्ट करता है कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर कंपनी ने क्या किया, जल्दी ही मीर जाफ़र को भी हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्योंकि कंपनी ये चाह रही थी कि हम जितना जिस भी चाहें जैसे भी अपनी मनमानी करते रहें और हमें कोई भी रोक-टोक ना हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी मनमर्जी से काम करने शुरू कर देते हैं और मीर जाफ़र जो है वो भी सोचते हैं कि यार ये तो कंपनी ज़्यादा ही कर रही है, मेरे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। जब वो मीर जाफ़र मुँह खोलता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, मीर जाफ़र को उठा के मीर कासिम को रख देते हैं, ठीक है। तो जब मीर कासिम ने भी जब कंप्लेन करी कि भाई आप मनमानी कर रहे हो, उसके बाद क्या 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है और मीर जाफ़र को बाहर कर दिया जाता है और बाद में दोबारा सॉरी मीर जो कासिम है उसको बाहर कर दिया जाता है और मीर जाफ़र को दोबारा से बिठा दिया जाता है, ठीक है। मीर जाफ़र 1765 ईस्वी में मर जाता है और कंपनी अब क्या है, अब उन्होंने अपना मूड बदली कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं अब हम नवाबों को नहीं बिठाएँगे, अब हम खुद नवाब बनेंगे, ठीक है? अब हम खुद राज करेंगे। तो 1765 ईस्वी में कंपनी ने क्या किया, मुगल दरबार से बंगाल का दीवानी राइट खरीद लिया। दीवानी मतलब टैक्स टैक्स इकट्ठा करने का राइट, ठीक है? टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार। 1765 ईस्वी में मुगल के दरबार में कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है, ठीक है? पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, तब अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, इसमें अंग्रेज और एक तरफ बंगाल का नवाब और अवध के नवाब ये सारे मिलकर लड़ाई करते हैं। बंगाल का जितना भी कंट्रोल है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। अब कंपनी सोचती है कि नहीं अभी हम पपेट जो नवाब हैं पहले ये जो हम कठपुतली बिठाते हैं थोड़ी देर तो हमारी बात मानते हैं उसके बाद हमारी बात मानते हैं, अब हम इनको नहीं बिठाएंगे, अब हम खुद राज करेंगे। 1765 ईस्वी में ठीक है, कंपनी ने बंगाल का दीवानी राइट खरीद लिया। दीवानी बताया था आपको कि क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो हक होता है, ठीक है। अब बंगाल के प्रशासन थे उनपे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पहले क्या होता था कि अंग्रेज गोल्ड और सिल्वर में हमारे कॉटन, सिल्क या फिर हमारे जो मसाले हैं वो खरीदते थे। तो बहुत सारा इंग्लैंड से बाहर गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा था और इंडिया में आ रहा था गोल्ड या सिल्वर। अभी ऐसा नहीं होने लगा। जैसे ही दीवानी मतलब प्लासी के बाद ये सब अ, खत्म हो गया, कम हो गया और जैसे ही अंग्रेजों को दीवानी राइट मिला, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल से टैक्स इकट्ठा करना है, उसी पैसे से वहाँ से चीज़ें खरीदनी है, कॉटन खरीदना है, इंडिगो खरीदना है, मसाले खरीदने हैं, फिर इंग्लैंड लेके जाना है, जैसे कॉटन और सिल्क का इंग्लैंड लेके गए, वहाँ की फैक्ट्री में उनको प्रोसेस किया, कपड़े बनाए और फिर भारत के मार्केट में आके महँगे दामों में बेचा। अब कंपनी को दोबारा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया, ठीक है? क्योंकि अब तो बाहर मतलब इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? अब कंपनी धीरे-धीरे क्या हुआ कि कंपनी के जो ऑफिशियल थे, उनके जो अफ़सर थे कंपनी के, वो खुद नवाब बन के बैठ गए। आए तो वो थे तो कंपनी के नौकर ही, ठीक है? वो उसके अफ़सर थे, कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि साइड बाय साइड खुद को भी अमीर करना शुरू किया, अपना भी बिज़नेस बनाना शुरू किया, ठीक है? अब अब क्या होता है कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव 1743 में इंग्लैंड से चेन्नई में पहुँचता है मद्रास में, ठीक है? 18 साल की उम्र में। वो 1767 में 1767 में जब वो इंडिया से जाता है, वो 4,11,200 जो पाउंड है, इतनी संपत्ति लेके जाता है, ठीक है? इतनी संपत्ति होती है उसके बाद। उसके बाद क्या होता है कि वो 1772 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसपे करप्शन के चार्ज हो जाते हैं, वो जबकि वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है 1774 ईस्वी में वो सुसाइड कमिट कर लेता है, वो खुद को मार देता है, ठीक है? अब इसके बाद कंपनी जब बंगाल का दीवानी राइट मिल गया कंपनी को, कंपनी अपने आप को कैसे एक्सपेंड करेगी? अभी हम ये देखते हैं कि धीरे-धीरे कंपनी अपने आप को अपना राज्य कैसे-कैसे बढ़ाएगी, ठीक है? तो अभी उसके कंपनी कौन से हथकंडे अपनाती है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहला हथकंडा वो अपनाती है जिसको हम बोलते हैं रेज़िडेंट। रेज़िडेंट क्या है कि एक जो अपना ऑफिशियल है, एक अपना बंदा है, उसको वो किसी जो भी छोटे-छोटे अभी राज्य बचे हैं, छोटे-छोटे राजा हैं, जैसे अपने देखो झांसी में है, ग्वालियर में है, आगरा में है, जम्मू अभी मराठा है और अवध है, मैसूर है, ठीक है? और ये छोटे-छोटे मतलब अभी टेरिटरी छोटी-छोटी बची हैं जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट राजा राज कर रहे हैं, उनमें अपना रेज़िडेंट बिठाना शुरू कर दिया कि अब भाई हमारा बंदा आके यहाँ पे बैठेगा। तो पहले-पहले तो वो थोड़ी देर वहाँ पे जाके उसने देखा और उनको समझने की कोशिश करी और धीरे-धीरे वो बिठाया क्यों था कि हमारा कमर्शियल एजेंट है। कमर्शियल एजेंट मतलब हमारा और आपका जो ट्रेड हो रहा है, लेन-देन हो रहा है, उसमें
ये बंदा हमारा यहाँ पे रहेगा और ये चीज़ों को देखेगा। लेकिन असल में क्या था कि वो कंपनी का इंटरेस्ट जो है उसके लिए काम कर रहा था कि कैसे कंपनी के फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है? रेज़िडेंट के द्वारा क्या किया, थ्रू रेज़िडेंट कंपनी ऑफ़िशियल ने क्या किया कि जो भी छोटे-छोटे राज्य थे उनके इंटरनल अफ़ेयर में, उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि कौन आगे राजा बनेगा, एक राजा बूढ़ा हो गया या मर गया कि कौन-सा बेटा उनका राजा बनेगा, किसके साथ वो कौन-सी संधि करेंगे, किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ लड़ाई करेंगे। ये जो है धीरे-धीरे कंपनी का जो रेज़िडेंट था, इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है, उसमें अपॉइंटमेंट इस हिसाब से होनी है, ठीक है? उसके ऊपर जो रेज़िडेंट था, उसने वहाँ भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया कि कौन बंदा वज़ीर बनेगा, कौन किस पोस्ट पे जाएगा, कौन किस पोस्ट पे जाएगा। तो धीरे-धीरे कंपनी का जो रेज़िडेंट था, रेज़िडेंट ने क्या किया कि फ़ोर्स किया, ठीक है, लोकल राजाओं को कि एक अलायंस जोड़ने में, गठजोड़ करने में अंग्रेज़ों के साथ, जिसको हम सब्सिडी अलायंस बोलते हैं, ठीक है? अभी हम इसको यहाँ से समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे बंगाल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अंग्रेज बैठे हुए हैं, यहाँ पे अवध है, ठीक है? यहाँ पे मैसूर है, ये मराठा है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया कि धीरे-धीरे यहाँ पे एक रेज़िडेंट बिठा दिया, ठीक है? यहाँ पे एक रेज़िडेंट बिठा दिया और यहाँ पे श्रीरंगपत्तनम जो मैसूर की राजधानी थी, यहाँ पे एक रेज़िडेंट बिठा दिया, ठीक है? धीरे-धीरे ये रेज़िडेंट बिठाई, यहाँ पे झांसी है, आगरा है, ठीक है? ग्वालियर है, छोटे-छोटे राज्य हैं जो, उन पे भी अपना रेज़िडेंट बिठाना शुरू कर दिया और उनके इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करके उन्होंने बोला कि अब धीरे-धीरे हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस करो। सब्सिडियरी अलायंस मतलब आप हमारे सब्सिडियरी हो, मतलब आप हमारे नीचे हो और हम आपके स्वामी हैं, ठीक है? इस अलायंस में क्या था कि कंपनी ने बोला कि आपको इंडिपेंडेंट किसी भी जो जितने भी छोटे-छोटे राज्य हैं, आपको इंडिपेंडेंट फ़ौज रखने का कोई हक नहीं है। आप अपनी फ़ौज नहीं रख सकते। तो थोड़ी-सी जो कंपनी की फ़ौज है, उसकी टुकड़ी आपके राज्य में रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब आपको अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो वो बचाएगा आपको और उसके बदले में आपको हर साल कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन में उसको मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा पेमेंट नहीं किया आपने, तो फिर आपका जो राज्य है, वो हमारा हो जाएगा, ठीक है? आपकी टेरिटरी है, आपका कुछ छोटा मतलब राज्य का छोटा टुकड़ा या छोटी ज़मीन हम एज़ अ पेनल्टी ले लेंगे, ठीक है? अब होता क्या है कि ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, इसको अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी एज़ अ टूल यूज़ करती है। टूल मतलब एक ऐसा हथियार यूज़ करती है कि बाकी जितने भी छोटे-छोटे राज्य हैं, उनको अपने मिलाने में। क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, हमारी हेडिंग क्या है कि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कैसे कर रही है। तो वो ये हथकंडे अपना के अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, ठीक है? अवध में क्या होता है कि जो जब रिचर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल होते हैं 1798 से लेकर 1805 में, तो अवध में जो सब्सिडी चार्जेस हैं वो पे करना नहीं कर पा सकते अवध और इसलिए अवध को 1801 ईस्वी में वो टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ले लेती है, ठीक है? ऐसा पेनल्टी नवाब अवध वर फोर्स्ड टू हैंड ओवर मोर देन हाल्फ ऑफ हिज किंगडम टेरिटरी टू कंपनी 1801। हाफ से ज़्यादा जो उसकी किंगडम थी, वो अवध के नवाब को देनी पड़ती है अंग्रेज़ों को एज़ अ पेनल्टी, ठीक है? अब देखो, जैसे अवध को लिया, वैसे ही हैदराबाद को ले रहे हैं, ठीक है? हैदराबाद में भी एक ऐसी स्टेट थी और वो भी जब उनको सब्सिडी अलायंस के तहत जो इकरारनामा हुआ था कि अ, हम आपको सालाना कुछ पैसे देंगे, जब हैदराबाद भी नहीं दे पाया, तो हैदराबाद के साथ भी ऐसे हुआ, ठीक है? और सब्सिडी अलायंस बिकम द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल यूज्ड बाय द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड एक्वायर इंडियन टेरिटरीज़ विदाउट फाइटिंग मेजर वॉर। अब देखो भाई, हमें अपनी जागीर तो बढ़ानी है, ठीक है? लेकिन हम करना क्या है, किसी से लड़ाई नहीं करनी। अब जब सब्सिडी अलायंस हो गया, जैसे यहाँ पे बंगाल में ये अंग्रेज बैठे हुए हैं, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है। थोड़ा-सा मिटा देते हैं और इसको सब्सिडी अलायंस को ढंग से मैप के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है? अब देखो, ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल में, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे छोटे-छोटे वो यहाँ पे अवध है, यहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है? यहाँ पे ग्वालियर है, झांसी है, ठीक है? और यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे मराठा है, यहाँ पे टीपू सुल्तान मैसूर है और छोटे-छोटे बहुत सारे राज्य हैं। अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने जब ये देखा कि यहाँ पे दीवानी 1761 पे दीवानी राइट मिल गया इनको, बंगाल के ऊपर राज करने लगे। जब बंगाल के ऊपर राज करने अब तो खाली कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, जो उसके ऑफिशियल थे उनको भी फ़ायदा हो रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कि हम और बढ़ें और ज़्यादा अपने मतलब जो अपनी टेरिटरी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो फिर पहले तो रेज़िडेंट रखते हैं, रेज़िडेंट के थ्रू ये सब्सिडी अलायंस करते हैं। सब्सिडी अलायंस के तहत ये कहते हैं कि जैसे यहाँ अवध है, यहाँ पे हैदराबाद है, भई आप अपनी कोई भी आर्मी नहीं रख सकते, ठीक है? नो आर्मी। आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है? प्रोटेक्शन किसकी होगी? प्रोटेक्शन होगी कंपनी की आर्मी की, ठीक है? कंपनी आर्मी की। और कंपनी की आर्मी का कुछ कोई टुकड़ी यहाँ पे हैदराबाद में हमेशा रहेगी और इससे होगा क्या कि आपको सालाना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? एनुअल पेमेंट, ये पेमेंट करनी पड़ेगी तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी और एनुअल पेमेंट इतनी ज़्यादा होती थी कि जैसे अवध के नवाब 1801 ईस्वी में पेमेंट नहीं कर सकते, तो अवध जो है वो कंपनी के आधे से ज़्यादा जो अवध का हिस्सा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। ऐसे ही वो फिर
हैदराबाद के साथ करते हैं, ठीक है? और ऐसे ही वो अवध के साथ करते हैं, ऐसे ही हैदराबाद के साथ करते हैं और जो बाकी छोटे-छोटे राज्य हैं उनके साथ करते हैं और इनका बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल हो जाता है, क्योंकि लड़ाई लड़नी नहीं है, ठीक है? और बाकी जो छोटे-छोटे राज्य हैं उनको अपने आपस में मिला लेते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं कि हम अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे मैसूर में क्या हो रहा होता है, ठीक है? मैं आपको बार-बार यहाँ पे मैप पे बता रहा हूँ कि ये 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 देखो यहाँ पे ये साउथ इंडिया है। तो ये जो है, ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाला एरिया है, इसको मालाबार कोस्टल बोलते हैं। इस एरिया में मैसूर में इसका राज होता है, ये हम चेक करेंगे। अब अवध में क्या होता है, मैसूर मैसूर जो है यहाँ ये मैसूर है। मैसूर हैदर अली के अंडर में और उसका बेटा टीपू सुल्तान के अंडर में काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये फल-फूल जाता है, ठीक है? हैदर अली का एक सेनापति था, उसने अपने जो राजा था उसको मारा और खुद राज्य पे बैठ गया। मैसूर में बहुत अच्छा खासा उसने फोर्ट बनाया और अपनी आर्मी को भी एक्सपेंड किया। हैदर अली राज करता है 1761 से लेके 82 तक, ठीक है? 82 तक और उसके बाद टीपू सुल्तान आता है 1782 से लेके 1799 तक। अब ये क्या है कि ये मालाबार कोस्ट का ट्रेड जो है ये इनके कंट्रोल में रहता है, ठीक है? टीपू सुल्तान और एयर इसके हैदर अली के कंट्रोल में, पहले हैदर अली के थे, उसके बाद टीपू सुल्तान के कंट्रोल में, ठीक है? इसमें मसाले वगैरह होते हैं। टीपू सुल्तान 1785 में क्या करता है कि जो सैंडलवुड है, उसकी एक्सपोर्ट और जो मसाले हैं उनके इलीगल एक्सपोर्ट को स्टॉप कर देता है और अपने जो लोकल मर्चेंट होते हैं उनको बोलता है कि आप कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार नहीं करोगे, ठीक है? और वो अपने रिश्ते अच्छे रिश्ते बना लेता है किसके साथ? फ्रेंच के साथ। तो फ्रेंच के साथ मिलके वो अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज़ करता है और अपना अच्छा खासा दबदबा इस एरिया में, जो साउथ इंडिया का ये वाला एरिया है, मालाबार बोलते हैं, इस तरफ वो बना लेता है, ठीक है? ये हमारा मैसूर है। तो अब ब्रिटिशर्स देखते हैं कि जो हैदर है वो टीपू सुल्तान है और जो उसका बाप हैदर है, ये तो भाई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मतलब ये बहुत इच्छा रखते हैं, अपने आप को बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं और बहुत एरोगेंट है, बात नहीं मानते हैं और हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, ठीक है? और अब जो है कंपनी के बीच और इस टीपू सुल्तान के बीच 4 लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है? जिसमें फर्स्ट इसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1767 से लेके 69 तक, ठीक है? सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से 1784 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है 1790 से 1792 तक और फोर्थ होता है 1799 में, ठीक है? जबकि हैदर और टीपू सुल्तान ने कंपनी को इस फर्स्ट में भी और सेकंड में भी हरा देते हैं, ठीक है? 1792 में क्या होता है, कंपनी, मराठा और हैदराबाद का निज़ाम, ये तीनों मिलके टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब एक तरफ 3 सेना है, एक तरफ टीपू सुल्तान अकेला है। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान के 2 जो बच्चे हैं, उनको ऐसा होस्टेज बना लिया जाता है। जबकि लड़ाई का कुछ रिज़ल्ट निकलता नहीं है, लेकिन ये जब इनकी सेना ज़्यादा हो जाती है अंग्रेज़ों की, तो ये क्या मैनेज करते हैं, इसको बंदी बना के ले जाते हैं। फिर 1799 ईस्वी में अंग्रेज फिर टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करते हैं। श्रीरंगपट्टनम इसकी जो राजधानी है उसको डिफेंड करते-करते टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और अब अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पे वुडयार्ड डायनेस्टी जो पहले से थी, वो उनके किसी एक राजा को उठा के यहाँ मैसूर में बिठा देते हैं राज करने के लिए और उससे सीधी अलायंस साइन करवा लेते हैं। ठीक है जी? अब टीपू सुल्तान और जो साउथ इंडिया था वो भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की एक ऐसी लेजेंड है कि भाई वो उसने टाइगर को मारा था और उसको क्या कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर। तो शिकार करने जाता है तो टाइगर सामने आ जाता है एक बाघ, तो उसकी गन भी नहीं चलती और उसका जो चाकू होता है से दूर हो जाता है और बाद में उससे लड़के चाकू उठा के उसको मार देता है, इसलिए उसको टाइगर ऑफ यूरोप भी टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपने आप को फैलाना है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे अवध देश को ले लिया, हैदराबाद को ले लिया, इनको कैसे लिया, सब्सिडी अलायंस के उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी ताकत मैसूर में टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान के साथ जाके लड़ाई करते हैं और लास्ट लड़ाई जो 1799 में है, ठीक है, 1799 में, ठीक, और ये 1799 तक मैसूर पे कब्जा कर चुके होते हैं। 1799 तक हम ये देखते हैं कि 1799 तक मैसूर पे कब्जा हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब एक सिर्फ सिंगल जो पहले मैसूर और मराठा ये दोनों ताकतवर थे, ठीक है? बहुत अच्छी खासी ताकत थी। जब मैसूर को अंग्रेज़ों ने हरा दिया 1799 में, मैसूर पर कब्जा हो गया, फिर बचे मराठा। और मराठाओं के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि मराठाओं के साथ 1761 में ही एक पानीपत की आखिरी लड़ाई हो जाती है, जिसको अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में बोलते हैं कि 14 जनवरी शायद 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ये पानीपत इस तरफ है यहाँ पे, ठीक है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान से आता है, उसके बीच में लड़ाई होती है। अभी हम देखते हैं कि पहले हम बैटल ऑफ पानीपत को अच्छे ढंग से देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज़ फिर मराठाओं के साथ कैसे डील करते हैं। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये 14 जनवरी साल 1761 में पानीपत में दिल्ली के पास में वहाँ पे होता है। इसमें एक तरफ होते हैं मराठा, ठीक है? दूसरी तरफ होता है अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली होते हैं। अब मराठाओं में कौन होता है, सदाशिवराव और जिसको सपोर्ट कर रहा होता है विश्वासराव। अहमद अब्दाली के साथ होता है सुजाउद्दौला जो नवाब होता है अवध का और ठीक है रोहिला के जो छोटे-मोटे राजा होते हैं वो होते हैं उनके साथ, ठीक है। मराठा के पास होती है 70 से 75 हज़ार की सेना, ठीक है, और अब्दाली के पास 60 से 65 हज़ार में लगभग 10 हज़ार का फ़र्क रहता है। और मराठा क्या करते हैं कि अपने आप को एडवांस कर लेते हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और डेक्कन जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसको छोड़ देते हैं और फिर वो लड़ाई पहले तो बहुत अच्छे ढंग से लड़ते हैं, ठीक है। पहले दिन तो मराठा बहुत अच्छे ढंग से लड़ते हैं और
अब्दाली की सेना का बहुत अच्छे ढंग से सामना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सदाशिवराव, विश्वासराव मारे जाते हैं। तो जैसे वो मारे मारे जाते हैं, मराठा के जो टॉप लीडर है वो मारे गए। उसके बाद धीरे-धीरे मराठा कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में मराठाओं की हार होती है। मतलब करीब-करीब 40,000 मराठा सैनिक इस लड़ाई में मारे जाते हैं। है ना? 40,000 मराठा सैनिक, जो टोटल कितने लड़ रहे थे? 70 से आधी से ज़्यादा मराठाओं की सेना इस लड़ाई में मारी जाती है। और इसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और अहमद शाह अब्दाली राज नहीं करता, अहमद शाह अब्दाली वापिस चला जाता है अफ़गानिस्तान में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मराठा का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस एरिया में था, ठीक है? इस एरिया में। वो भी वो यहाँ जाके लड़ाई कर रहे हैं। थर्ड बैटल पानीपत हुआ, पानीपत में। अब यहाँ जाके लड़ाई कर रहे हैं तो ये धीरे-धीरे कमज़ोर इसलिए हो गई कि इनकी जो सप्लाई थी यहाँ से खाना, पानी, चिकित्सा, ये सप्लाई जो है बहुत धीमी हो गई। अब अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन था? अवध का नवाब भी था, ठीक है? और ये यहाँ डेक्कन के ये जो रोहिला थे, जो इस एरिया में बरेली या फिर आज का जो उत्तराखंड है उस एरिया में, दिल्ली के आस-पास छोटे-छोटे टुकड़ियों में राज कर रहे थे। ये भी अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। जब इतने पास में कोई अहमद शाह अब्दाली को साथ दे रहा है, तो मतलब इनका खाना-पानी यहाँ से आ रही है। अब मराठाओं को तो बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पहले तो मराठा अच्छे लगते हैं, बाद में मराठा हार जाते हैं, ठीक है? अब जब मराठा हार गए, इनकी आधे से ज़्यादा सेना हार गई, तो मराठा हो गए बहुत कमज़ोर। अब अंग्रेज़ों को लगा कि अब क्या है कि अहमद शाह अब्दाली तो आया, इनको मारा, यहाँ से लूट-पाट मचाई, चला गया। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी बड़ी ताकत नहीं बची। अब हम ये देख रहे हैं कि धीरे-धीरे यहाँ तक, मैसूर तक तो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर ही लिया है। इनको छोटे-छोटे राजाओं को अपने अंडर में कर ही लिया है, सल्सिडी अलायंस के तहत। अब अंग्रेज़ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई भी अब मराठा ज़्यादा ताकतवर थे, अब मराठाओं की सेना आधी हो गई है। अब इंडिया में कोई भी बड़ी ताकत नहीं बची। अब अंग्रेज़ों को लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है मराठाओं के साथ डील करने की, ठीक है? वो क्या करते हैं फिर मराठाओं के साथ लड़ाई जो उनकी होती है, ठीक है? 1761 में मैंने बता दिया, मराठा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हार जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी हार होती है, आधी से ज़्यादा सेना उनकी उसमें शहीद हो जाती है, ठीक है? उसके बाद मराठा एक नहीं रहते, वो स्प्लिट हो जाते हैं। सिंधिया अलग होते हैं, होलकर अलग होते हैं, गायकवाड़ अलग होते हैं, भोसले अलग हो जाते हैं, ठीक है? वो एक एक कॉन्फेडरेसी बना के रहते हैं, मतलब एक गठजोड़ बना के रखते हैं और उनका लीडर कौन होता है? पेशवा, जो पुणे में रहता है। इनके जो बड़े-बड़े बाकी इम्पोर्टेंट लीडर हैं, वो थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है 1775 से 1782 ईस्वी में, ठीक है? की टीटी के साथ उसमें कुछ भी ज़्यादा जो है क्लियर विक्ट्री किसी की होती नहीं। सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से लेके 1805 में। उसमें ब्रिटिश ने उड़ीसा, आगरा, दिल्ली और यमुना की उस तरफ की जितनी भी टेरिटरी है वो जीत लेते हैं, ठीक है? थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वार का 1817 से लेके 1819 तक, ठीक है? इसमें मराठाओं को की हार होती है, पेशवा को बिथुर भेज दिया जाता है कानपुर के पास और थोड़ी-सी उनको पेंशन दे दी जाती है और कंपनी का कंट्रोल साउथ ऑफ इंडिया में कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। अभी हम इसको ये तीनों जो वार हैं उनके बारे में समझेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। इस जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, तो ये यहाँ पे पहले तो ये मराठा सारे एक जैसे राज कर रहे थे, अब ये धीरे-धीरे बँट गए, ठीक है? तो कानपुर में जो पुणे में जो पेशवा थे उनके अंडर में एक कॉन्फरेंसी बना के रहते हैं। देखो, होलकर ये हाउस ऑफ सिंधिया है, ये इस तरफ गायकवाड़ है, यहाँ पे होलकर है, यहाँ भोसले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पेशवा का डोमिनेशन था। अब क्या हुआ देखो कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ बंगाल में अंग्रेज़ बैठे हैं, पहली जो लड़ाई है, पहली वो लड़ाई छेड़ते हैं मराठों के साथ 1775 ईस्वी में, ठीक है? 1775 से 1782। इसी दौरान वो मैसूर में भी, यहाँ नीचे मैसूर में भी लड़ रहे होते हैं। जब यहाँ देखते हैं कि और मराठा अभी भी थोड़ी ताकत में है, तो कुछ ज़्यादा क्लियर विक्ट्री नहीं होती, कुछ हो नहीं सकता, तो वो पहले ये सोचते हैं कि पहले एक बार मैसूर में, मतलब टीपू सुल्तान के साथ हम निपट लेते हैं, उसके बाद मराठाओं को देखेंगे। अब होता क्या है कि जैसे देखो 1799 में अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हैं, तो उसमें मराठा भी अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हैं। मराठा की सेना भी लड़ती है और क्योंकि मराठा ये सोच रहे होते हैं कि अब टीपू सुल्तान के साथ अगर हम लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज़ को पहले से ही हम एक लड़ाई हुई है, उसमें कुछ आया नहीं, तो अंग्रेज़ और हम लगभग बराबर ही हैं। टीपू सुल्तान थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, उसको पहले हरा देते हैं, तो बाद में अंग्रेज़ों को देखा जाएगा, अंग्रेज़ों से हम वैसे भी निपट लेंगे। जब मैसूर में अंग्रेज़ों का राज हो जाता है, उसके बाद देखो कि 1799 में लास्ट एंग्लो मैसूर वार होती है और उसके बाद जब दूसरी एंग्लो मराठा लड़ाई होती है 1803 में, उसमें फिर वो देखो अंग्रेज़ कितना टेरिटरी जीत जाते हैं, उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, ये और यमुना के नॉर्थ में जितना भी एरिया है, वो जो मुगल अपने ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स हैं, वो जीत जाते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या पॉलिसी अपनाई, थोड़ा-थोड़ा करके पहले या तो कोई अलायंस कर लो, सब्सिडियरी अलायंस करो या ऐसा कोई अलायंस कर लो, नहीं हो सकता तो पहले जो ताकतवर है छोटे पावर के साथ मिलके बड़ी ताकत को पहले हराना है, फिर छोटी ताकत के साथ निपटारा करना है। तो देखो 1820 तक मराठा पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि एक जब अभी जो बड़ी-बड़ी ताकतें थी, जैसे मैसूर था और मराठा थे, उनके साथ तो अंग्रेज़ों ने लड़ाई करके अब उनके साथ डील कर लिया। उनको लड़ाई करके उनके जीत लिया, ठीक है? जो छोटी ताकतें थी जैसे हैदराबाद, अवध, उनको सब्सिडी अलायंस करके जीत लिया। जब लगभग मतलब अंग्रेज़ों का जो हिंदुस्तान के काफ़ी अच्छे खासे हिस्से पे राज होने लग गया, तो अब अंग्रेज़ों ने क्लेम किया, क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी मतलब कि सबसे ज़्यादा पैरामाउंट सुप्रीम हम हैं। जो अंग्रेज़ी सत्ता है इंडिया में, जितनी भी स्टेट हैं छोटे-छोटे, जितने भी राज्य हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है?
वो अंग्रेज हैं। ये कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग करता है, जो गवर्नर जनरल बनता है 1813 से 1823। तो वो 1820 में मराठाओं को भी हरा देते हैं, मराठाओं को भी खत्म करते हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि भाई हम तो सबसे सुप्रीम है, हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है हिंदुस्तान में, और अगर आपको यहाँ पे राज करना है तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो आपको अपनी सॉवरेनिटी मतलब अपनी स्वायत्तता या अपनी फ्रीडम के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर कंपनी कुछ बोलेगी, आप छोटे राजा हो, कंपनी कुछ बोलेगी आपको ये काम करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको अपना इंटरेस्ट पीछे रखना पड़ेगा, कंपनी का इंटरेस्ट आगे रखना पड़ेगा, ठीक है? और ब्रिटिशर्स ने ये जो पैरामुंशी की क्लेम है कि हम भी सुप्रीम है, उसको यूज़ किया बाकी छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे राज्य जो थे उनको एनेक्स करने में, उनको अपने साथ मिलाने में और उनकी किंगडम में इंटरफेरेंस करने में, ठीक है? अब ये जो एक्सपेंडिशन और कंसोलिडेशन की पॉलिसी है, ये ब्रिटिश की आती है मैसूर और मराठाओं को हराने के बाद, ठीक है? और इसमें इस पॉलिसी के चलते उन्होंने क्या किया कि धीरे-धीरे जो छोटे-छोटे राजा थे, इंडियन रूलर थे, उनकी जो सक्सेशन की लड़ाई है कि इसके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, उसमें भी इंटरफेयर करने लग गए, उसमें भी अपना क्लेम करने लग गए। तो अब क्या है कि अब ये जो पॉलिसी है पैरामुंशी की, तो हम भी सुप्रीम है, हम ही सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है। तो इसको ये कैसे इन्फोर्स करते हैं, इसको कैसे लोगों के ऊपर थोपते हैं? तो मिलिट्री थ्रेट देके, ठीक है? और जो नए-नए जो राज्य हैं उनको सबसे अलायंस में जोड़ के और उनको मिलिट्री थ्रेट देके भी आप हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर आपसे लड़ाई करेंगे और आपकी सत्ता छीन लेंगे, ठीक है? और इन्होंने क्या किया कि इस पॉलिसी के तहत जितने भी इंडियन रूलर थे उनको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है? वो ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट बन गए, वो उनके नीचे, ब्रिटिश सबसे ऊपर, ठीक है? तो अभी ऐसा नहीं है कि इसका किसी ने रेजिस्टेंस नहीं किया, इसका विरोध नहीं किसी ने किया। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा कित्तूर है, ठीक है? कित्तूर कर्नाटक, कित्तूर की रानी है रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में। वो 1824 ईस्वी में वो क्या करती है कि एक बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती है, इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ती है, ठीक है? और 1829 ईस्वी में 1824 में वो क्या है कैप्चर कर ली जाती है और 1829 में जेल में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये चीज़ यहीं नहीं रुकती, उनका एक फॉलोवर होता है जिसका नाम है रैना, वो कंटिन्यू करता है, गुरिल्ला वारफेयर करता है अंग्रेज़ों के साथ, वो बहुत सारे अंग्रेज़ों के कैंप को डिस्ट्रॉय भी करता है। फिर फाइनली इसको भी पकड़ लिया जाता है और 1830 में उसको हैंग कर दिया जाता है, मतलब उसकी फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसे ऐसे पैरामुंशी जो पॉलिसी ऑफ पैरामुंशी है उसने अलाउ किया ब्रिटिशर्स को जस्टिफाई करने के लिए ज़्यादा जो बड़ी-बड़ी टेरिटरी है उनको अपने अंदर एनेक्स करना, अपने अंदर मिलाना विदाउट ओपन वारफेयर, ठीक है? अभी किसी से लड़ाई नहीं करनी है भाई, चुपचाप जितनी भी बड़ी ज़मीन है, दूसरे छोटे राज्य की उसको अपने अंदर मिला लो, ठीक है? अब मिड ऑफ होता क्या है कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी के मतलब 1850 ईस्वी के लगभग ब्रिटिश का बहुत सारे हिंदुस्तान पे राज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में 1850 तक वो सिखों के साथ भी निपट लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मतलब अफ़गानिस्तान वगैरह के साथ अंग्रेज़ों की जो लड़ाई होती है 1830, ये खतरा हो जाता है कि रशिया जो है वो इंडिया को इन्वेड कर देगा और इंडिया के ऊपर आक्रमण कर देगा और हमारे साथ लड़ाई करेगा। क्योंकि रशिया भी धीरे-धीरे अपनी कॉलोनी बना रहा था, ठीक है? और इसके बाद ये अफ़गानिस्तान को कैप्चर करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? ये वो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार होता है, वो 1838 से लेके 42 तक चलता है और कंपनी का डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश हो जाता है काबुल में और 1843 में वो सिंध को कैप्चर कर लेते हैं और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद लास्ट एंग्लो सिख वार जो होता है वो होता है 1849 में। तो 1849 तक वो जो पंजाब है उसके ऊपर भी कब्जा कर चुके होते हैं, ठीक है? इसलिए लगभग-लगभग 1850 के बाद जो है ऑल ओवर मतलब अभी हम यहाँ देखेंगे देखो, यहाँ पे इस साउथ में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। यहाँ पे अंग्रेज़ 1820 तक मराठाओं के ऊपर हो गया, अवध में 1801 में हो गया था, ऐसे हैदराबाद में हो गया था। अब 1850 तक यहाँ पे पंजाब जो है यहाँ पंजाब में भी 1850 में पंजाब पे भी कब्ज़ा हो जाता है और इस तरफ ये पंजाब में हो जाता है तो पाकिस्तान जो है पूरा वो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में था। तो यहाँ भी अल्टीमेटली हो जाता है इस पूरे एरिया में। इस तरफ जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में भी 1843 तक उनका कब्ज़ा हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 1850 ईस्वी तक लगभग-लगभग भारत पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका होता है, ठीक है? अभी एक और ये जो अभी क्या है कि लगभग ऊपर-ऊपर तो इनका कब्ज़ा हो गया, लेकिन छोटे-छोटे राजा अभी भी बचे हुए हैं, जो छोटे-छोटे एरिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके रह रहे हैं। अब उनके साथ डील करने के लिए इन्होंने क्या किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स निकाला। ये किसने निकाला? लॉर्ड डलहौज़ी ने। 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल बन के थे, ठीक है? तो इन्होंने क्या तरकीब निकाली, उन्होंने ये पॉलिसी निकाली कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, तो उसके घर में बेटा पैदा नहीं होता है, तो जब वो मर जाएगा तो उसकी जो टेरिटरी है या उसका जितनी भी उसका राज्य है, वो अंग्रेज़ों अल्टीमेटली कंपनी के पास चला जाएगा। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है? इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर, ठीक है? मेल हायर मतलब लड़का लड़के के बिना, लड़की हो तो तब भी मतलब लड़का ही होना चाहिए, लड़की से नहीं चलेगा। लड़का होगा अगर लड़का नहीं है तो कोई इंडियन रूलर मर जाता है तो उसकी किंगडम जो है लैप्स हो जाएगी और कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है? इससे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसके तहत ये 1848 में सतारा पे कब्जा करते हैं अंग्रेज, संबलपुर में 1850, उदयपुर में 1852, नागपुर में 1853 और 1854 झांसी में। अब आप देखोगे कि 1857 की जो रिवोल्ट है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ती है और इसीलिए लड़ती हैं कि उनका कोई बेटा नहीं होता इसलिए उनके राज्य पे अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। तो 17 में 1848 में, 1850 में संबलपुर में, उदयपुर में 1852
1852 में, नागपुर में 1853 में और 1854 में झांसी को अंग्रेज अपने अंडर में कर लेते हैं। और ऐसे ही 1856 को 6 में अवध को एनेक्स करके वो एनेक्स कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि जो अवध का नवाब है वो मिस गवर्नमेंट मतलब अच्छी गवर्नमेंट नहीं चला रहा। उसके तहत क्या होता है कि अवध के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, उनको बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई अंग्रेजों ने ये हमारे साथ क्यों किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अवध के बहुत सारे सैनिक होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी जो सेना है उसमें अवध के बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि भाई ये हमारे राजा के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो मोस्टली अवध के किसान थे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी उसमें होते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारे राज्य के साथ अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया, तो ये भी 1857 की क्रांति का एक कारण बनता है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं। तो हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर 1773 से 85 तक, ठीक है। इस टाइम पे कंपनी का जो रूल है बंगाल, बम्बई और मद्रास में आ जाता है, ठीक है। तो कंपनी के नए नई जो रीजनल है वो उसको प्रेसिडेंसी के अंदर होता है, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है वो सुप्रीम है, जैसे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो सुप्रीम है, बाकी बम्बई में एक गवर्नर है, मद्रास में जुडिशियल रिफॉर्म करते हैं या अंग्रेज जब आते हैं भारत में, कोर्ट जो स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। जो फौजदारी कोर्ट होता है, जो क्रिमिनल कोर्ट, अगर किसी के साथ मर्डर कर दिया तो फौजदारी अदालत में जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। दीवानी अदालत अगर किसी ने और कोई सिविल झगड़ा है, वो सिविल कोर्ट में जाएगा। 2 तरीके के कोर्ट एक यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। इंडियन लॉ एक्सप्लेन किए जाते हैं, मौलवी और पंडित यूरोपियन जजों को इंडियन लॉ सिखाते हैं और उस हिसाब से जो है कोर्ट चलता है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं 1773 में। पहला सदर निज़ामत अदालत, ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील सेटअप की जाती है कोलकाता में। ठीक है। ये तो हो गया उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, उनकी जुडिशरी कैसे काम करती है, ठीक है। कलेक्टर जो है मैन अथॉरिटी होता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्सेस लेता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है पुलिस के साथ और दरोगा के साथ मिलके। अभी हम देखते हैं कि कंपनी की जो आर्मी है उसका मतलब उसकी जो कंपोजिशन है कैसी है। तो कंपनी की आर्मी कुछ मुगलों की आर्मी के तरीके से ही काम करती है, उसमें कैवलरी होते हैं, घुड़सवार होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री होती है, पैदल सैनिक होते हैं। तो जो कंपनी की आर्मी है उस वो सिपाही के तरीके जैसे मतलब जो यहाँ पे चल रहा होता है, मुगलों के टाइम चल रहा होता है, लगभग उसी तरीके को अपना के वो अपनी आर्मी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक तरीका ये एक जो डिफरेंस है वो ये है कि वो यूरोपियन स्टाइल में आर्मी को डिसिप्लिन करते हैं, रेगुलर ड्रिल होती है, परेड होती है, डिसिप्लिन होता है, ट्रेनिंग होती है और जो कास्ट और रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे मतलब जाति का भेदभाव, ठीक है, वो मतलब जो आर्मी में ये इसको थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज, ठीक है। और एक ये भी कारण रहता है कि रिवोल्ट जो 1857 की क्रांति है वो थी। कंक्लूजन क्या हुआ कि ट्रेडिंग कंपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ट्रेडिंग करने के इरादे से सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आती है और धीरे-धीरे वो कॉलोनियल पावर बन जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे शिप वगैरह भी चलाते हैं। पहले जो 6 से 8 महीने की जर्नी है वो 3 अभी सिर्फ 3 वीक की बचती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि धीरे-धीरे 1857 में 63% ऑफ टेरिटरी पे अंग्रेजों का राज हो जाता है, जो कि पॉपुलेशन बनती है 78% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो सीधे अंग्रेजों के राज्य में होती है। यहाँ पे एंड होता है हमारा चैप्टर 2।